ऐसी मूवी आई है कंगना रनौत की, क्या आपकी राय है? नशेड़ी मूवी बना रही है बेचारी, सोच रही है मैं दोबारा से इंडस्ट्री में शामिल हो जाऊं। राजनीति तो उसके बस की बात है नहीं, तो किसी तरह से उन्हें कोशिश करी कि चलो, और लिया इमरजेंसी का नाम, इंदिरा गांधी जी को फिर से फेमस कर रही है वो। सीधी सी बात है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, बना दो अपनी मूवी, बना, पता चल जाएगी तो लोगों को ये तेरे में कितनी अकल है, तुम्हारे डायरेक्टर में कितनी अकल है, तुम्हारे स्क्रिप्ट राइटर में कितनी अकल है। जो लोग इंदिरा गांधी जी को जानते हैं सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी कैसी लेडी थी, क्या उन्होंने करा देश के लिए, देश हित में क्या क्या काम करे। अब आप उन्हें डिफेम करके जितना मर्जी कोशिश करके अपनी पार्टी के लोगों को बहला लो, फुसला लो कि नहीं उन्होंने गलत करा था, ऐसा करा था, वैसा करा था, करते रहो, उन्हें डोज देते रहो, हमारे जैसों पे तो असर पड़ना नहीं, सीधी सी बात है। तो जिस तरह से उसमें दिखाया गया है, इंदिरा गांधी को दिखाया नीचे, मतलब तो वहाँ पर नीचे डाउन करते हुए दिखाया, बीजेपी को ऊपर दिखाया, क्या कहेंगे? बीजेपी थी उस वक्त इमरजेंसी में, बीजेपी का तो नामो निशान भी नहीं था उस वक्त, थी जनता पार्टी। जनता पार्टी 1977 में जब वाजपेयी जी भी थे, आडवाणी जी भी थे, लेकिन ये सब लोग जनता पार्टी में शामिल थे। बीजेपी जो है प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी, इसका तो बेशर्म जनता पार्टी, इसका तो जन्म भी नहीं हुआ था, इसका तो जन्म ही 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो उन लोगों ने, मोरारजी देसाई वगैरह ये सारे लोग थे, तो उनको अगर वो ऊपर दिखा रहे तो दिखाते रहे, उससे फ़र्क क्या पड़ना है। जिसने भी अगर इमरजेंसी के बारे में ढंग से पढ़ा है, जाना है, सोचा है, समझा है, उस वक्त देश के हालात 1975 में इतने ख़राब थे, तो उसके बाद क्या था, विपक्ष का नारा एक ही था, अगर बैलेट से नहीं जीते तो बुलेट से जीतेंगे। पूरे देश में अराजकता मचाने की तैयारी इन लोगों ने कर रही थी, पूरे विपक्ष ने। और जिसके बाद जो इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित करवाया था, राजनारायण ने जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका रिजेक्ट हुई, उनका चुनाव अवैध घोषित हुआ। लेकिन अगर इंदिरा गांधी जी उस टाइम अगर ये इमरजेंसी नहीं लगाती तो पूरे देश में मारकाट मचनी तय थी, क्योंकि ये लोग बैलेट से तो उनको हरा नहीं पाए थे। तो इनका नारा यही था कि बैलेट नहीं तो बुलेट, हम बुलेट से इस बार काम करेंगे, इस बार बुलेट का काम करेंगे, लेकिन सत्ता में हम ही लोग आएंगे। तो इस वजह से इमरजेंसी लगा के और सारे नेताओं को जेल में ठूसा गया था। 2-2.5 साल तक, लगभग 18 महीने इमरजेंसी चली। जब इनको इनके नट बोल्ट ढीले हुए, तब जाके थोड़े से चुनाव पे आए, जनता पार्टी सत्ता में आई, मिलजुल के सरकार बनाई, मोरारजी देसाई जी बने और उसके बाद चौधरी चरण सिंह भी बने। तो उसके बाद अल्टीमेटली हुआ क्या था, 2-2.25 साल वो सरकार चली 1980 में, फिर आम चुनाव हुए, फिर इंदिरा गांधी जी की वापसी हुई। पूरे देश ने देख लिया था कि इन लोगों के, इन गिदड़ों के बस की नहीं है सरकार चलाना, इन गिदड़ों को हमने खामा में सत्ता सौंप दी है, इन लोगों के बस की किसी भी मुद्दे पे टिकना नहीं है। 1980 में चुनाव होते ही और इंदिरा गांधी जी को यूपी छोड़ दे, पहले यूपी से लड़ती थी, साउथ में गई, चिकमंगलुरु कर्नाटका में, वहाँ से चुनाव लड़ा उन्होंने। एक ही नारा दिया था सारे कांग्रेस ने, एक शेरनी 16 अंगूर, चिकमंगलूर, सारे के सारे 16 अंगूर भाग गए और इंदिरा गांधी जी फिर सत्ता में वापस। 80 से 84 तक निष्कंटक राज्य करा उन्होंने, सबने देखा। तो जिस तरह से दिखाया गया उसमें कह रहा है कि काला चिट्ठा जो पहले तानाशाही किया या जो भी जैसे भी शासन करा, वो दिखाया गया पूरी मूवी में। देखिए जी, तानाशाही की सबसे पहले मैं क्रॉस चेक आपसे इसी बात से कर देता हूँ। जब इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, तो क्या अगर वो तानाशाही दिखा रही थी तो क्या उस जज को नहीं बदल सकती थी? क्या उस जज को ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती थी? उन्होंने उस जज को एक्सेप्ट कराना, उनको स्वीकार कराना जो फैसला उनके खिलाफ आया था। आज की डेट में आप बता दो, मोदी जी के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई फैसला होता है, फौरन ऑर्डिनेंस ला के बदल देते हैं। दिल्ली सरकार के संवैधानिक अधिकार सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए थे। इमीडिएट जैसे हुआ, फौरन से ऑर्डिनेंस ला के बदल दिया सारा कुछ। दिल्ली दंगों को आपको याद होगा, 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए थे, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उन्होंने बोला कि इन 4 लोगों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इन 4 लोगों के ऊपर FIR होनी चाहिए। एक उसमें रागिनी कोई थी वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की, एक कपिल मिश्रा और एक हमारा ये गोली मारो ठाकुर, वो 3 और एक और था कोई, 4 लोग थे। इन चारों लोगों के सुबह उस जज ने बोला कि इन चारों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रात को उस जज का ट्रांसफर हो गया। अगले दिन जो जज आया सीट पे बैठा, उसने कहा जी अभी हालात बहुत ख़राब है, अभी इन चारों के ऊपर मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये होती है तानाशाही। इंदिरा जी ने तानाशाही दिखानी होती तो उसी जज का ट्रांसफर करवा देती। सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी उनके खिलाफ फैसला दिया, ठीक है जी, उन्होंने एक्सेप्ट करा। लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी जरूरी थी, नहीं करते तो पूरे देश में अराजकता फैलती। इसमें पूरी मूवी में सिख समुदाय को नीचा दिखाया गया, देखें सिख समुदाय पे। मैंने मूवी देखी नहीं ना, मैं ऐसे नशेड़ी विछड़ी लोगों की मूवी देखता जी, साफ बात है। लेकिन उनकी जो है टारगेट करने का तरीका ये कि सिख समुदाय को नीचा दिखाएं। किस बात के लिए नीचा दिखा रहे हो आप? सिख समुदाय सबसे पहला वो था जिसने आके सबसे पहले अफगानों से और से अहमद शाह अब्दाली से सबसे लोहा लिया उन्होंने। सिख समुदाय ने, जब से हमारा सिख धर्म स्थापित हुआ है, सिख धर्म की स्थापना किस लिए हुई थी? लड़ाकों के तौर पे। एक अकेला चिड़िया नाला बाज लड़ावा था, और वो क्या है वो मुझे पूरा इस वक्त याद नहीं आ रहा। ये 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊँ
अवतार गोविंद सिंह नाम रहा हूँ। तो ये तो वो कौम है, उनको नीचे दिखा के आप कैसे कर लोगे भाई? ये कौम ऐसी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, जहाँ के लिए जाती है वहाँ फैल जाती है और वहाँ के लोगों को डाउन कर देती है, वहाँ ही हो जाती है ऊपर। हजारों लाखों लोगों को रोज लंगर खिलाती है किसी दूसरी कम्युनिटी में हिम्मत है जो खिला देगी? ये रहा आगे गुरुद्वारा, जाके चले जाओ बिना आपका जाति धर्म पूछे हुए, बिना आपकी बात करे हुए। सिर्फ आपको एक काम करना है, सिर ढक के जाना है, या रुमाल बांध के जाओ या टोपी पहन के जाओ, सिर खाली नहीं जाओगे आप, आपको खाना मिलेगा ना। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा आप मुसलमान हो या आप क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। इस कम्युनिटी का आप नीचा दिखा रहे हो, ये नीचा दिखाने में कम्युनिटी आएगी तो तुम्हारे जैसे को तो रगड़ के रख देगी ये कम्युनिटी की। हरियाणा का सिख समुदाय बहुत काफी नाराजगी जाहिर किया है। हाँ जी, वो वोटों में आपको तब्दील होती हुई दिख जाएगी। अब हरियाणा में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। पहले 10-15 सीटें मिलने की फिर भी इन्हें उम्मीद थी, अब वो भी गई इनके हाथ से। साथ साथ में किसान भी नाराज है, क्या असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव? पड़ चुका, पड़ेगा नहीं पड़ चुका। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मती पहले हर ले ही, तो ये इनका दारुण दुख आने वाला है। इसी तरह से आपने मुजरे की बात, मटन की बात, मछली की बात जब लोकसभा चुनाव से पहले करी थी, असर क्या हुआ? कहाँ तो 400 पार हो रहे थे, कहाँ 240 रह गए। आ गया ना इनका बैकफुट पे। अब वही हालत अब इनकी दोबारा शामिल होने वाली है। अभी जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको डैमेज कंट्रोल करने की, अब होने वाला नहीं है। पहले 10, 20, 30 सीटें आने की नहीं उम्मीद भी थी, अब वो भी गई इन लोगों के हाथ से। जिस तरह से कंगना राउत ने बयान दिया है कि जितने ये किसान थे सब जो है सो कहीं ना कहीं जो है खालिस्तानी पाकिस्तानी जो भी है ये सब थे, यदि समय रहते नहीं मोदी जी कंट्रोल करते तो बांग्लादेश बन जाता। क्या कभी वो खालिस्तानी कह रही है तो बांग्लादेश में क्या खालिस्तानी रहते हैं? कभी वो पाकिस्तानी रहते हैं। अगर वो सारे पाकिस्तानी हमारे भारत में घुस गए तो मोदी जी बैठे क्या मटर छील रहे थे हर्षवर्धन के साथ? बीएसएफ हमारी क्या कर रही थी? अगर पाकिस्तानी थे हमारे घुसपैठ करके हमारे देश में इतने पाकिस्तानी करके, तो आप किस बात का डंका पीटते हो कि हम विश्व गुरु में, हम विश्व गुरु में? किस बात का आपने डंका पीट दिया अगर पाकिस्तान से इतनी घुसपैठ भारत में हो चुकी है तो? अगर इतनी घुसपैठ भारत में हो गई है तो फिर आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे फिर आप बैठे हुए भाई साहब? क्या आपका बीएसएफ कर रहा है? क्या आपका इंटेलिजेंस कर रहा है? क्या आपकी लोकल यूनिट करनी है? अगर वो इतने सारे पाकिस्तानी भारत में घुस चुके हैं तो आप कमजोर हो, इसका मतलब सीधी सी बात है। एक तरफ आप छाती पीटते हो, मैं 56 इंच का ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, इमीडिएट अगले दिन 19 सैनिक हमारे गलवान घाटी में शहीद हो जाते हैं। कितना झूठ बोलते हो यार, कुछ भी बोले जाओगे और लोग मान लेंगे। किसान ये थे नहीं, कह रहे कि किसान तो थे ही नहीं, ये सब तो मतलब वैसे किसान तो हाँ पैसे लेके बैठे तो किसान तो खेतों में था, पैसे लेके बैठे हुए थे। ऐसे 50 कंगना को खरीद लेंगे किसान, उनकी खेती थी, अपना हक मांगना कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी के पास 2 एकड़ की जमीन है तो कोई 200 एकड़ के किसान भी वहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे। आपकी अगर तनख्वाह 15,000 मुकर्रर है और आप अपने 15,000 मांगने के लिए धरने पे बैठते तो क्या आप गलत हो? और दूसरा बंदा जिसकी तनख्वाह 2.5 करोड़ है वो कहता है मुझे 2.5 करोड़ ही तनख्वाह लेनी है, तो क्या वो गलत है? अपने हक की आवाज़ उठाना गलत है? अगर ये चीज़ गलत है तो मोदी जी ने 2014 में क्यों दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी को तो कोई महंगाई नहीं सताती थी, क्यों उन्होंने नारा दिया था? अच्छे वाले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सैकड़ों गाड़ियां उनके घर में मौजूद थी, सरकारी बंगला उनके पास मौजूद था, खाने पीने की सारी सहूलियतें उनके थी, बढ़िया से बढ़िया उनके पास कपड़ा मौजूद था, पहनने को चप्पलें मौजूद थी, जूते मौजूद थे, प्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, हर चीज़ मौजूद थी। कहीं से कहीं उनके ऊपर महंगाई का असर था, फिर भी उन्होंने आवाज़ उठाई ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अगर वो किसान पैसे वाले भी थे, रसूखदार भी थे, तो उन्होंने अपने अकेले आवाज़ उठाई तो क्या गलत करा? एक बार जाती तो सही, बॉर्डर क्रॉस तो करती। मैं गया हूँ, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से, मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके सिंगू बॉर्डर मैंने क्रॉस करा, साथ में उन्होंने एक बना रखी थी 2 व्हीलर्स के जाने के लिए, साइकिल वालों के लिए, पैदल वालों के लिए जगह बना रखी थी। और ये ब्लॉकेज उन लोगों ने नहीं करी थी, मैं फिर से कहता हूँ, ये ब्लॉकेज किसानों ने नहीं करी, ये ब्लॉकेज सरकार ने करी थी, पुलिस ने करी थी। इधर दिल्ली पुलिस ने, उधर हरियाणा पुलिस ने, जो कंक्रीट के बैरिकेड और जो लंबी लंबी कीले गाड़ रखी थी, ये सब ब्लॉकेज उनकी तरह से। हरियाणा जो किसान उस वक्त आंदोलनरत थे, बीच की पटरी जो है इस रोड की कम से कम 20 फुट की है, उस 20 फुट की पटरी पे वो लोग अपना टेंट डाल के बैठे थे, बिल्कुल बीच में सेंटर में पटरी है, सड़क के उस तरफ और सड़क के उस तरफ, बीच की सड़क उन्होंने खाली छोड़ रखी थी। अगर आप आना जाना चाहते हो तो आ जाओ, वहाँ से लेकर बहालगढ़ से, सोनीपत में बहालगढ़ मेन रोड पे है, और हमारा बॉर्डर करीब करीब 40 किलोमीटर बैठता है, पूरे 40 किलोमीटर पे किसान बैठे हुए थे, लेकिन किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी नहीं करते थे। अगर 2 मिनट के लिए भी जाम लगता था, वहाँ पे इतने सारे लोग वहाँ खड़े हमेशा मौजूद रहते थे, भाई साइड हो, यहाँ से गाड़ी निकालो, यहाँ से गाड़ी। तब ये बॉर्डर पास होने के बाद, उससे पहले एक रास्ता था, तो वो बाकायदा उन्हें बताते थे कि यहाँ से कट होके आप अंदर जाओ, पीछे स्कूल है, एमसीडी का टोल टैक्स था वहाँ पे, इधर से जाओ तो नरेला होते जाओगे, उधर से जाओगे तो आली गाँव है, कौन सा गाँव है, उसमें सोते हो। सारे दिन 24 घंटे वहाँ खड़े रहते थे, रात में
रात आप कभी भी चले जाओ, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लंगर 24 घंटे चालू रहता था। इस जैसी नशेड़ी को क्या पता, चरस फूकी और हो गई शुरू। कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा गया है किसानों के द्वारा। अच्छी बात है, भेजना चाहिए। क्यों इस तरह से बात कर रही है, क्यों भेजे, अच्छी बात है। क्यों उसने इस तरह की बात करी, किसानों को अपमान कर रही है। उन्हीं किसानों की तो फसल खा रही है, उन्हीं किसानों की बात तो कर रही थी वहाँ पे मंडी में खड़ी होके, सेब किसानों की बात कर रही थी। अब वही किसान दुश्मन नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गई है, और बीजेपी का दूसरा नाम बेशर्म जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी तो किनारा लिया ना कि जो कंगना इस तरह का बयान देती है, हम इससे ताल्लुकात नहीं रखते हैं, ये हाँ इसका जी। निजी मामला है। तो क्या करे, दिख गया उन्हें कि हरियाणा में हार हो जाएगी और उसके बाद झारखंड में हार हो जाएगी। महाराष्ट्र में उन्हें दिखी है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई है, वहाँ उनका सोपड़ा साफ हो ही गया, और बचा जम्मू कश्मीर है, वहाँ इनकी हालत वैसी पस्त है। जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा। सुबह 45 कैंडिडेट की लिस्ट निकालते हैं, शाम को 45 कैंडिडेट की लिस्ट वापस लिखते हैं। चारों के चारों स्टेट में ये गायब होते नजर आ रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होने थे, उन उपचुनावों का आज तक कोई अता पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इन्हें पता है कि 10 की 10 सीटें हमारे हाथ से फिर जाएंगी, विधानसभा की भी। इनकी सब जगह हालत खराब है। अब उसी की भरपाई के लिए, तुरपाई करने के लिए इन्होंने पुरानी अपनी, कि आपको याद होगा ड्रामा क्वीन सिलेंडरेला, अब उसको तैयार करा है। अब उस तैयार करने के बाद उसने राहुल जी के फेवर में एक बयान दिया है, जिसे लगातार प्रचारित करा जा रहा है कि यहाँ देखो देखो कितना बढ़िया बयान दिया। राहुल जी से सहानुभूति व्यक्त करते हैं ताकि लोग बैकफुट पे आ जाए और इस नशेड़ी के बयान जो है भूल जाए। कटाक्ष करती थी स्मृति ईरानी। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कटाक्ष करती थी, लेकिन अब उससे बयान क्या दिलवाया गया, राहुल गांधी जी के फेवर में, ताकि जो कांग्रेसी हैं वो अपनी धार थोड़ी कम कर दे, हमारे जैसे लोग जो है वो थोड़ी धार कम करते कि चलो अब इसे सद्बुद्धि आ गई है, राहुल जी की इसने इज्जत करनी शुरू कर दी है। और कंगना को धीरे धीरे जो लोग हैं नशेड़ी को थोड़ा भूलना शुरू करें। आपको याद होगा नशेड़ी जो लोग होते हैं जो नशा करते हैं, जब उनका नशा ज्यादा चढ़ जाता है तो अगले दिन वो क्या करते हैं, नशा तोड़ने के लिए नींबू चाट रहे हैं, नमक चाट रहे हैं, और वो जीरा का पानी सोडा पी रहे हैं, मुंह धो रहे हैं। तो उसी को ये जो बयान आया ये उसी तरीके से आया है कि अब नींबू चटाने की तैयारी हो रही है कि इसका नशा थोड़ा